मणिपुर नाम सुनते ही हरी भरी वादियां और खूबसूरत झीलें जहन में आती हैं, है ना? इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। लेकिन आज वही खूबसूरत जमीन एक बहुत ही गहरे और दर्दनाक जातीय संघर्ष की आग में जल रही है। तो आज हम समझेंगे कि ये संकट आखिर शुरू क्यों हुआ, ये इतना कैसे बढ़ गया और अब आगे क्या हो सकता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये मणिपुर की आज की सच्चाई को बयां करती है। सोचिए, एक जगह जो शांति और सद्भाव के लिए जानी जाती थी, वो अब हिंसा और बंटवारे का मैदान बन गई है। इस बदलाव के पीछे की वजहों को समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो हिंसा है, ये कोई रातों रात नहीं भड़की। इसकी जड़ें दशकों पुराने सामाजिक, राजनीतिक और जमीन से जुड़े विवादों में बहुत गहरी हैं। चलिए, इस संघर्ष के असल कारणों को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। तो इस पूरी आग को भड़काने वाली जो तात्कालिक वजह बनी, वो थी मैतेई समुदाय की एक मांग। घाटी में रहने वाले मैतेई चाहते हैं कि उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिया जाए। उनका तर्क है कि इससे उनकी संस्कृति और पहचान बचेगी। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकीजो जैसे आदिवासी समुदाय इसके सख्त खिलाफ हैं। उन्हें डर है कि अगर ऐसा हुआ तो उनके जमीनी अधिकार और नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। बस यही वो चिंगारी थी जिसने सब कुछ जला दिया। पर जैसा कि अक्सर होता है, ये एसटी दर्जे की मांग तो बस वो मुद्दा था जो ऊपर दिख रहा था। असली वजह तो कहीं ज्यादा गहरी थी। जमीन के अधिकारों पर सालों से चला आ रहा झगड़ा, म्यांमार से हो रहे अवैध प्रवासन की चिंता और राजनीतिक ताकत हासिल करने की होड़, ये सारे मुद्दे मिलकर आप कह सकते हैं एक विस्फोटक माहौल बना चुके थे। बस एक चिंगारी की देर थी। तो अब एक नज़र डालते हैं पिछले 21 महीनों की कुछ बड़ी घटनाओं पर। इनसे पता चलेगा कि कैसे एक विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते एक बड़े जातीय संघर्ष में तब्दील हो गया। शुरुआत हुई मई 2023 में। एक आदिवासी मार्च के बाद हिंसा भड़क गई। फिर जुलाई आते आते एक ऐसा भयानक वीडियो सामने आया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वक्त के साथ हिंसा और भी खतरनाक होती गई, यहां तक कि हमलावरों ने बम गिराने के लिए ड्रोन तक का इस्तेमाल किया। इस संकट का असर राजनीति पर भी पड़ा और आखिरकार फरवरी 2025 में मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। 250 से ज्यादा जाने, सरकारी आंकड़ा कहता है 250 से ज्यादा, पर यह सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 250 से ज्यादा परिवार हैं जो टूट गए, 250 से ज्यादा जिंदगियां हैं जो खत्म हो गईं। ये संघर्ष की भयानक मानवीय कीमत की एक दर्दनाक याद दिलाता है। और मौतों के इस दर्द के अलावा हजारों लोगों को अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा। आज वो या तो राहत कैंपों में रह रहे हैं या फिर पड़ोसी राज्यों में एक शरणार्थी की जिंदगी जी रहे हैं। उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी है। तो सवाल उठता है कि इस बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया और देश के बड़े नेताओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही। आइए अब इस पर एक नजर डालते हैं। हालात को काबू में करने के लिए सरकार ने वाकई में कुछ बहुत कड़े कदम उठाए। ज्यादातर जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया और सेना को तैनात किया गया। कुछ मामलों में तो देखते ही गोली मारने के आदेश तक जारी हुए। पर सवाल वही है, क्या ये कदम शांति लाने में कामयाब हो पाए? जुलाई 2023 में जब वो दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हुआ, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये वो पल था जब ये संकट पहली बार सही मायनों में राष्ट्रीय सुर्खियों में आया। तो इतने महीनों की हिंसा और अशांति के बाद आज मणिपुर कहाँ खड़ा है? चलिए अब शांति की उस मुश्किल राह और उन गहरी खाइयों पर नजर डालते हैं जो आज भी वहां के समुदायों को बांट रही हैं। आज की हकीकत यह है कि मैती और कुकीजो समुदायों के बीच जमीन पर एक लकीर खींच चुकी है। इन्हें बफर जोन कहा जाता है। इन इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बल गश्त करते हैं ताकि दोनों समुदाय एक दूसरे से दूर रहें। सोचिए, जो लोग कभी पड़ोसी थे, आज उनके बीच इतनी गहरी खाई है। ये अविश्वास का एक जीता जागता दुखद सबूत है। तो आखिर मणिपुर में स्थायी शांति का रास्ता क्या है? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है। ये भरोसा दोबारा बनाने का, गहरे जख्मों को भरने का और एक साथ मिलकर एक भविष्य बनाने की चुनौती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ मणिपुर के लोग ही दे सकते हैं, और इस जवाब पर शायद पूरे देश का भविष्य भी निर्भर करता है।